नमस्कार दोस्तों, मैं ललित कुमावत। आज के इस वीडियो में मनोविज्ञान की जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी चल रही थी उसमें पार्ट नंबर 2 में प्रश्नों की बात करेंगे। तो आइए बिना टाइम गवाए आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, नियंत्रित दशाओं के अंतर्गत किया गया अध्ययन कहलाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रश्नावली, सर्वेक्षण, प्रयोग, साक्षात्कार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान स्थित है। फैजाबाद, सिकंदराबाद, बांग्लादेश, फिरोजाबाद। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये भारत में तेलंगाना राज्य हैदराबाद ज़िले के अंदर सिकंदराबाद नगर में स्थित है। नेक्स्ट, एक शिक्षक की भावनात्मक बुद्धि लब्धि ऊंची है, इसका तात्पर्य है। तो आप पहले समझ लीजिए कि भावनात्मक बुद्धि का मतलब क्या होता है। भावनात्मक बुद्धि को ही अपन संवेगात्मक बुद्धि कहेंगे। तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए कि वह उच्च बुद्धि वाली है, वह उच्च अनुशासन प्रिय है, वह हास प्रयास वाली है, या वह संतुलित व्यवहार रखती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वह संतुलित व्यवहार रखती है। नेक्स्ट, मिश्रित प्रकार का बुद्धि परीक्षण भारत में पहली बार किसके द्वारा दिया गया। प्रमिला पाठक, ए.एन. शर्मा, पी.एन. मल्होत्रा, ओझा राय चौधरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पी.एन. मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा पाया गया कि वंशानुक्रम के कारण एक परिवार के बच्चे चित्रकला में दक्ष होते हैं। यदि इस परिवार के बच्चे को कुम्हार के परिवार में बचपन से ही पाला जाए तो वह बच्चा चित्रकला में परिवार के अन्य बच्चों की तरह ही दक्ष होगा, वह बच्चा कुम्हार के काम में दक्ष होगा, उसकी प्राकृतिक प्रतिभा का दमन हो जाएगा, वह बच्चा मस्तिष्क विकारों का शिकार हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना ये है कि पहले वो जो उसका जो वंशानुगत था वो था, उसमें चित्रकला में दक्ष था, लेकिन अब उसको कुम्हार के घर पाला जा रहा है। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा उसकी प्राकृतिक प्रतिभा का दमन हो जाएगा। अर्थात उसमें जो पहले चित्रकला में वो दक्ष था वो उसकी प्रतिभा समाप्त होकर वो कुम्हार की ओर उसमें लग जाएगी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विकलांग व्यक्तियों के कल्याण से संबंधित है। तो ये है 41 और 46। सीधा फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, एक माता पिता के अलग अलग रंग की संतान होती है क्योंकि वंश सूत्र के कारण। नेक्स्ट, किस विधि में एक ही बालक का अध्ययन किया जाता है। वो किया जाता है लंबात्मक विधि में। नेक्स्ट, वैयक्तिक भेदों का अध्ययन तथा सामान्यीकरण किया जाता है तो वो किया जाता है विभेदात्मक विधि द्वारा। नेक्स्ट, व्यक्ति की वह दशा जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार स्पष्ट करती है तो उसे कहेंगे हम अभिप्रेरक या अभिप्रेरणा। स्पीयरमैन के अनुसार जी तत्व है। अब पहले आप थोड़ा सा स्पीयरमैन के सिद्धांत को समझ लीजिए। स्पीयरमैन ने द्विखंडीय सिद्धांत दिया। द्विखंडीय, उसमें एक उसने बताया जी तत्व यानी कि जनरल सामान्य, और एक बताया स्पेसिफिक यानी कि स्पेशल मतलब विशेष और सामान्य, और तीसरा तत्व दोनों को जोड़कर बताया समूह तत्व या ग्रुप तत्व। तो जो जी तत्व है ये तो जन्मजात होता है ओनली। नेक्स्ट, अंग्रेजी की पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो अंग्रेजी की पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति पर्सोना से हुई है। बिग 5 मॉडल के अंतर्गत कौन से कारक आते हैं। बहिर्मुखता व सहमति जन्यता, अंतःकरण की शुद्धता व मनस्ताप, अनुभव के प्रति खुलापन, उपयुक्त सभी। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न, किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है। तो ये होता है
अभिवक्र ग्रंथि का। नेक्स्ट, बिग फाइव मॉडल किसके द्वारा दिया गया? आइंजैक, कैटल, कोस्टा मैक्रे, ऑलपोर्ट। तो ये दिया था कोस्टा मैक्रे। नेक्स्ट, व्यक्तित्व के निर्माण का महत्वपूर्ण साधन है। व्यक्तित्व मतलब पर्सनैलिटी, उसके विकास का या निर्माण का जो महत्वपूर्ण साधन है वो है अनुकरण। नेक्स्ट, विचार, प्रेरणाएं, आवेग व इच्छाएं व्यक्तित्व के किस भाग का निर्माण करती है? तो ये करती है व्यक्तित्व के अनकॉन्शियस, अचेतन मन का। खेलकूद व शारीरिक कार्य में कुशल होते हैं मूर्त बुद्धि वाले। और थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा ज्ञान दे देता हूँ। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए। थॉर्नडाइक ने पहला बताया मूर्त, दूसरा अमूर्त और तीसरा सामाजिक। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, वांछित व्यक्तित्व होता है? तो वांछित व्यक्तित्व संवेगी स्तर होता है। नेक्स्ट प्रश्न, जंग ने व्यक्तित्व का विभाजन जिस पुस्तक में किया वह है? तो उसने किया था टाइप्स ऑफ मैन में। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जेपी गिलफोर्ड ने जो अपना बुद्धि का सिद्धांत दिया था, जिसको अपन संरचनात्मक बुद्धि के नाम से भी जानते हैं, तो उसके बारे में प्रश्न है कि संज्ञान, स्मरण, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, मूल्यांकन, ये 5 तत्व गिलफोर्ड के कौन से आयाम से संबंधित है? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, विषय वस्तु को कहते हैं कॉन्सेप्ट, उत्पाद को कहते हैं प्रोडक्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संक्रिया। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी ग्रंथि के स्त्राव से यौन क्रिया में रुचि जागृत होती है? तो ये होती है गोनेडस विधि से। नेक्स्ट, आक्रियतात्मक, प्रतीकात्मक, शब्दार्थ विषयक, व्यवहारपरक या 4 तत्व गिलफोर्ड के कौन से आयाम से संबंधित है? तो ये है विषय वस्तु से, कॉन्सेप्ट से। नेक्स्ट, प्लीजर प्रिंसिपल सुखवादी सिद्धांत किस पर आधारित है? इदम, अहम, परअहम। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, मनोविश्लेषण के सिद्धांत के प्रतिपादक या जनक सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार या 3 तत्व बताए। तो पहला बताया था इड, दूसरा ईगो और तीसरा सुपर ईगो। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा है प्लीजर प्रिंसिपल सुखवादी सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये होगा इड पर। नेक्स्ट, निम्न में से किसे उचित अनुचित का कुछ भी ज्ञान नहीं होता है? इड, ईगो, सुपर ईगो, सभी। तो व्यक्तित्व की 3 स्थितियाँ जो सिगमंड फ्रायड ने बताई, उसमें पहला इड होता है, दूसरा अहम होता है और तीसरा प्रअहम होता है। तो इसमें इड जो मतलब कोई भी कार्य करने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले जो उसकी इच्छा है उसे उत्तेजित करती है, उसको उचित अनुचित का कुछ भी ज्ञान नहीं होता है, तो वो होता है इड। नेक्स्ट, रियलिटी प्रिंसिपल्स थ्योरी का संबंध किससे है? तो मैंने आपको पहले बताया था कि इड में व्यक्ति में उत्तेजना है या कोई कार्य करने के लिए उसे अंदर से उत्तेजित होगा, लेकिन जो ईगो होगा वो उसे वास्तविकता से परिचित कराएगा कि ये कार्य तुम मत कर, इसके परिणाम क्या होंगे, परिणाम तेरे लिए बहुत ही बुरे होंगे, तुझे आगे जाकर भुगतना पड़ेगा। लेकिन व्यक्ति उचित अनुचित का ध्यान किए बिना ही वो कार्य कर बैठता है और उसके परिणाम आगे क्या होता है वो सबको पता होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईगो। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी स्थिति हमारी इच्छाओं तथा वास्तविकताओं के बीच संतुलन बनाए रखती है? तो ये रखती है ईगो।
या जिसे हम अहम भी कहते हैं। नेक्स्ट, आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल्स थ्योरी यानी कि आदर्शवादी। आदर्शवादी थ्योरी आधारित है। तो आदर्शवादी या नैतिक मूल्य की बातें होंगी सुपर ईगो में। व्यक्तित्व संरचना की कौन सी स्थिति में व्यक्ति में पछतावे की भावना उत्पन्न होती है? तो ये होती है सुपर ईगो में, क्योंकि सुपर ईगो सबसे लास्ट स्टेज है और कोई भी अपन कार्य करते हैं उसमें पछतावे की भावना सबसे लास्ट में होती है। कार्य कर लेते, उसके परिणाम आ जाते, फिर उसके पछतावे की भावना होती है कि अगर काश मैं ये न करता तो उसके परिणाम कुछ और होते। नेक्स्ट प्रश्न, ये थोड़ा सा आपके लिए एक्स्ट्रा ज्ञान है। पर अहम का विकास सबसे देर में होता है और पछतावे की भावना भी किसी घटना को अंजाम देने के बाद ही आती है, इसलिए इसका सीधा संबंध पर अहम से है। नेक्स्ट, सिगमुंड फ्राइड के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत की 5वीं अवस्था कौन सी है? तो पहले तो आपको ये जानना होगा कि सिगमुंड फ्राइड ने अपने सिद्धांत में 5 अवस्थाएं दी है, जिसको इंग्लिश में साइकोसेक्सुअल्स थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5वीं अवस्था पूछा है, जेनिटल स्टेज। मनोसामाजिक विकास की 8वीं अवस्था है। तो पहले आपको ये जानना है कि मनोसामाजिक विकास का जो सिद्धांत है वो दिया था एरिक्सन ने, और उन्होंने अपने सिद्धांत में 8 प्रमुख अवस्थाओं का वर्णन किया है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि मनोसामाजिक विकास की 8वीं अवस्था कौन सी है? तो ये होगी इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पायर। अर्थात हिंदी में इसका नाम होगा ईमानदारी वर्सेस निराशा। नेक्स्ट, जीन पियाजे ने संवेदी पेशी अवस्थाओं को कितनी उप अवस्थाओं में बांटा? तो जीन पियाजे ने संवेदी पेशी अवस्था को 6 उप अवस्थाओं में बांटा। 6 उप अवस्थाएं कौन कौन सी है? सबसे पहले ये 0 से 30 दिन यानी कि 1 माह, फिर 1 माह से 4 माह, फिर 4 से 8 माह, फिर 8 से 12, फिर 12 से 18 और लास्ट वाली 18 से 24। इस प्रकार उसने 6 अवस्थाओं में बांटा है। नेक्स्ट प्रश्न, अणु उत्क्रमणशीलता की अवस्था, इररिवर्सिबिलिटी। तो सबसे पहले आपको समझना है कि अणु उत्क्रमणशीलता होती क्या है। मैं जैसे एग्जाम्पल के लिए आपसे बात करूं, जैसे कोई छोटा बच्चा है अपने परिवार में और उससे अपन कोई जैसे गेम खेल रहे कि तेरे जैसे बच्चे को अपन कहते हैं कि तेरे हाथ में कोई खिलौना है, वो चिड़ी ले गई या कोई और ले गया, तो जब तक उसको अपन कहते हैं कि चिड़ी ले गई तो वो मान लेता है, यानी कि 18 माह तक बच्चे को नहीं पता चलता है। अर्थात उसमें स्थायित्व वस्तु स्थायित्व की भावना का अभाव पाया जाता है। उसको नहीं पता चलेगा कि वो यही मान लेगा कि हकीकत में चिड़िया ले गई है। लेकिन जैसे ही वो 18 माह से अधिक आयु का होगा, वो फट से आपको कह देगा, नहीं आप मेरे को टफोल बना रहे हो, ये चिड़िया नहीं ले गई है, ये आपके पीछे, आपने अपने पीछे छिपाई है। तो यानी कि इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि अणु उत्क्रमणशीलता की अवस्था है। तो ये अणु उत्क्रमणशीलता की अवस्था है। ऐसे तो माने तो 2 से या 0 से 7 वर्ष है, लेकिन इस पर स्पेशल अलग अलग दिया है तो 4 से 7 वर्ष होगी। नेक्स्ट, उत्क्रमणशीलता या रिवर्सिबिलिटी पाई जाती है। तो ये पाई जाती है 7 से 11, यानी कि 7 से 11 वर्ष के बालक को अगर आप कोई वस्तु छिपा कर पूछ लोगे तो वो आपको बता देगा कि वस्तु आपने कहाँ छिपाई है। नेक्स्ट प्रश्न, संरक्षण संबंध वर्गीकरण का संबंध जीन पियाजे की किस अवस्था से? तो इन सभी का संबंध है 7 से 11 वर्ष।
नेक्स्ट, जीन पियाजे की किन दो अवस्थाओं में उत्क्रमणशीलता का अभाव पाया जाता है? तो जैसा कि आपको पता है कि जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में 4 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। सबसे पहले किया है संवेदीगामक, फिर क्या पूर्व संक्रियात्मक, फिर क्या मूर्त संक्रियात्मक और फिर क्या अमूर्त संक्रियात्मक। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जीन पियाजे ने किन दो अवस्थाओं में उत्क्रमणशीलता का अभाव पाया जाता है। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि 0 से लगाकर 7 वर्ष के बालक तक उसमें उत्क्रमणशीलता का अभाव पाया जाता है। तो अब देख लीजिए इसमें कौन सी दो अवस्थाएं आ रही है। तो इसमें अवस्थाएं आ रही है, एक आ रही है गामक पेशी अवस्था और दूसरी आ रही है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये जो गामक पेशी है ये रहेगी 0 से 2 और पूर्व संक्रियात्मक ये रहेगी 2 से 7। नेक्स्ट, गर्भकालीन अवस्थाओं का सही क्रम बताइए। पहला ऑप्शन है बीजावस्था, पिंडावस्था, गर्भस्थ शिशु की अवस्था। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है भ्रूणिक अवस्था, भ्रूणावस्था, भ्रूण अवस्था, ये भी सही है। डिम्बावस्था, भ्रूणीय अवस्था, फेटल अवस्था, ये भी सही है। रोपण अवस्था, एम्ब्रियोनिक स्टेज, भ्रूण अवस्था, ये भी सही है। तो इसके सभी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, जीवन का निर्माण कार्यकाल, प्रिपरेटरी पीरियड ऑफ लाइफ, अनोखा काल, यूनिक टाइम्स, वैचारिक, कॉन्सेप्चुअल, प्रारंभिक विद्यालय, एलिमेंट्री स्कूल्स, शैक्षिक दृष्टिकोण, इम्पोर्टेंट एज फ्रॉम एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण, कॉम्पिटिटिव सोशलाइजेशन एज। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक चीज़ एक्स्ट्रा बता देता हूँ। ये महत्वपूर्ण प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण जो ये परिभाषा है बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये परिभाषा दी थी पैट्रिक ने और ये कही बात है बाल्यावस्था के बारे में। तो अभी ये पूछ रहा है ये सभी किसकी अवस्था विशेषताएँ। तो ये विशेषताएँ है 7 से 11। अब आपको बता दो कि 7 से 11 के बीच कौन कौन सी अवस्थाएँ आती है। तो ये आएगी मूर्त संक्रियात्मक। नेक्स्ट, मिथ्या परिपक्वता का काल, समूह आयु, खेल की आयु या उत्पाद की अवस्था, प्रोडक्टिव स्टेज। तो यहाँ पर एक फिर परिभाषा आपको ध्यान रखनी है। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है रोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक। या मैं बार बार मूर्त संक्रियात्मक क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मूर्त संक्रियात्मक की आयु है 7 से 12 और बाल्यावस्था की भी आयु है 7 से 12। नेक्स्ट, संज्ञानात्मक विकास की निम्नलिखित अवस्थाओं में कौन सी अवस्था का वर्णन ब्रूनर द्वारा नहीं किया गया। तो ये प्रश्न आज का अंतिम प्रश्न है। आज अपन इतने ही प्रश्न लेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पराधीनता। तो दोस्तों मुझे आशा और विश्वास है थोड़ा क्या है आसपास माहौल अच्छा न होने के कारण मेरा वॉइस क्लियरिटी नहीं आ रहा होगा, फिर भी मुझे विश्वास है कि आप प्रश्नों को देख कर लेंगे और कमेंट में ज़रूर बताइए आपके कितने में से कितने सही हुए। धन्यवाद।